कांग्रेस द्वारा 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में विशेष जांच मांग मुद्दे को लेकर विशाल रैली आयोजित करने की घोषणा के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इसी कड़ी में बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। अशोक चौधरी ने कांग्रेस की रैली को पूरी तरह निरर्थक करार देते हुए कहा कि इस रैली से क्या फर्क पड़ने वाला है, वोट चोरी कोई मुद्दा नहीं है। जब इनकी कांग्रेस और विपक्ष की सरकार हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में बनती है, तब इन्हें वोट चोरी दिखाई नहीं देती, लेकिन आज इन्हें हर जगह वोट चोरी दिख रही है। ये लोग अप्रासंगिक हो चुके हैं और इनके मुद्दे भी अप्रासंगिक हो चुके हैं। देश की जनता इन्हें स्वीकार नहीं कर रही। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस को जनता को संबोधित करने के लिए रामलीला मैदान में भीड़ जुटाने के बजाय आत्मविश्लेषण करना चाहिए। उन्हें ये समझना होगा कि आखिर क्यों कांग्रेस का प्रभाव इस पूरा काऊ बेल्ट यानी हिंदी भाषी राज्यों में लगातार कम होता जा रहा है। रैली करने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस को अपनी गिरती राजनीतिक ताकत के असल कारणों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, चौधरी ने कहा। अशोक चौधरी के इस बयान ने एक बार फिर एनडीए और कांग्रेस के बीच की खाई को और गहरा कर दिया है। जहां कांग्रेस एसआईआर मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में है, वहीं सत्तारूढ़ गठबंधन के नेता इसे विपक्ष की नारा भाषण राजनीति बता रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस की ये रैली एक ओर जहां विपक्षी एकजुटता को दिखाने का प्रयास है, वहीं अशोक चौधरी जैसे बयानों से स्पष्ट है कि सत्ताधारी दल इसे महज एक राजनीतिक नौटंकी के रूप में देख रहा है। 14 दिसंबर को होने वाली ये रैली किस हद तक जनता का ध्यान आकर्षित करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। उस सब रैली से क्या फर्क पड़ा है? वोट चोरी इशू ही नहीं है। वोट चोरी कोई इशू है? आपका जब सरकार हिमाचल में बन जाता है, कर्नाटक में बन जाता है, क्या बोलते हैं, तेलंगाना में बन जाता है, बंगाल में बन जाता है, तो आपको वोट चोरी नजर नहीं आता है। तब तो आप पटाखा चलाते हैं, ढोल बजाते हैं, आवाज आपको वोट चोरी नजर आने लगा। अरे यू आर इररिलेवेंट, योर इश्यूज आर इररिलेवेंट, पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग यू, डू अ इंट्रोस्पेक्शन। रामलीला मैदान में रैली से अच्छा है कि इंट्रोस्पेक्शन करिए कि वाई कांग्रेस इज काउ बेल्ट में कांग्रेस इज लूजिंग इज स्ट्रेंथ, दैट यू हैव टू डू इट। 25 साल से आपको बिहार में, जब से लालू प्रसाद यादव के साथ आपने अलायंस किया है, एसआईआर है, वोट चोरी है। 10 में क्या था जब आप 4 सीट आ गए? अरे इंट्रोस्पेक्शन करिए ना। तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबील के बयान पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी क्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मस्जिद के निर्माण को लेकर जो भी निर्णय लिया गया था, उसकी जानकारी उसी समय संबंधित लोगों को थी। उन्होंने कहा, जिसने भी मस्जिद बनाई थी वे जानते थे कि क्यों बनाई थी। उस स्थान पर बनी मस्जिद को कभी बाबरी मस्जिद के नाम से औपचारिक रूप से नहीं जाना जाता था, बल्कि ये एक आम प्रचलित नाम था जो समय के साथ लोगों के बीच चलता चला गया। अब वो ढांचा वहाँ मौजूद नहीं है। ऐसे में कोई मस्जिद बनाना चाहता है या नहीं बनाना चाहता, ये पूरी तरह से धार्मिक मामलों से जुड़ा निर्णय है और इसे राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। संदीप दीक्षित ने आगे कहा कि देश में धर्म और राजनीति को अलग अलग रखना आवश्यक है, क्योंकि धार्मिक संरचनाओं का निर्माण या पुनर्निर्माण समुदायों की आस्था और परंपराओं से संचालित होता है, न कि राजनीतिक दबावों या बयानों से। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल से जुड़ा फैसला संबंधित समुदाय और धार्मिक नेतृत्व का होता है। उन्होंने ये भी कहा कि देश में पहले से ही संवेदनशील मुद्दों को लेकर काफ़ी बहस और तनाव मौजूद है, इसीलिए नेताओं को ऐसे बयानों से बचना चाहिए जो समाज में अनावश्यक विवाद या गलतफहमी पैदा करें। आस्था का मसला आस्था का है, इसे राजनीतिक भाषणों का आधार बनाना ठीक नहीं। समाज को जोड़ने वाली बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, उन्होंने कहा। इस पूरे विवाद के बीच राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी जारी है, लेकिन संदीप दीक्षित का ये रुख स्पष्ट करता है कि कांग्रेस इस मुद्दे को धार्मिक निर्णयों की स्वतंत्रता के दायरे में देखने की पक्षधर है, न कि राजनीतिक मंच पर उठने वाले एक और विवाद के रूप में। अब देखो, कोई कहाँ मस्जिद बनाता नहीं बनाता वो जाने। बाबरी मस्जिद तो एक मस्जिद, खैर उसका नाम कोई बाबरी मस्जिद नहीं था, वो तो एक सामान्य बातों में नाम पड़ गया, वो तो अब है नहीं। अब आप कोई आदमी कोई मस्जिद बनाना चाहे नहीं बनाना चाहे, वो धर्म की बात है, वो जाने, उनका काम जाने। राजधानी में प्रदूषण के खिलाफ जारी वार को तेज करने के उद्देश्य से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक नया बड़ा कदम उठाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता को खराब करने वाले स्रोतों में कोयले और लकड़ी का जलना भी शामिल है और सरकार इसे कम करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रही है। रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में सरकार ने एक और सकारात्मक कदम उठाया है।
कोयला और लकड़ी का जलना प्रदूषण के स्रोतों में से एक है। इसे रोकने के लिए हमने फैसला किया है कि दिल्ली की RWS को 10,000 इलेक्ट्रिक हीटर वितरित किए जाएंगे। लोगों से अनुरोध है कि वे सर्दियों में गर्मी के लिए लकड़ी ना जलाएं, क्योंकि इससे प्रदूषण बढ़ता है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में सरकार के प्रयास तभी सफल होंगे जब नागरिक इसमें सक्रिय रूप से भाग लेंगे। दिल्ली का हर निवासी इस प्रयास में योगदान दे। ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, उन्होंने कहा। उन्होंने बताया कि सरकार इस अभियान से हर RWA को जोड़ने की योजना बना रही है। न केवल उन्हें इलेक्ट्रिक हीटर दिए जाएंगे, बल्कि जो RWAs इस पहल को सफल बनाने में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे, उन्हें सरकार की ओर से सम्मानित भी किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि सर्दियों में तापमान गिरने के साथ ही राजधानी में लकड़ी जलाने की घटनाएं बढ़ जाती हैं, जिससे AQI में तेजी से गिरावट आती है। सरकार की इस नई पहल का लक्ष्य नागरिकों को स्वच्छ विकल्प उपलब्ध कराना और प्रदूषण बढ़ाने वाली पारंपरिक गतिविधियों को कम करना है। दिल्ली सरकार की इस घोषणा के बाद अब निगाहें इस बात पर होंगी कि RWS इस योजना को जमीनी स्तर पर कितनी प्रभावी तरह लागू कर पाती हैं और क्या ये कदम सर्दियों के मौसम में प्रदूषण स्तर में वास्तविक सुधार ला पाएगा। प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली का युद्ध जो है, उस श्रृंखला में दिल्ली सरकार के द्वारा ये पॉजिटिव प्रयास एक और, जिसमें बायोगैस फ्यूल जो हमारे यहाँ लकड़ी जलाने से, जो कोयला जलाने से लगातार दिल्ली के प्रदूषण का एक इनपुट बनता है, उसको कम करने के लिए हमने आज ये प्रयास शुरू किया है कि हम दिल्ली में RWS को 10,000 हीटर देंगे CSR के माध्यम से, और जनता को ये प्रेरित करेंगे कहीं भी किसी भी ब्लॉक में कहीं भी लोग, चौकीदार या बाकी लोग भी लकड़ी जला करके प्रदूषण का कारक ना बने। इस प्रयास के द्वारा हमें उम्मीद है कि सभी RWS को हम जागृत कर पाएंगे, प्रेरित कर पाएंगे कि वो अपने अपने एरिया में इस चीज का ध्यान रखें कि किसी तरीके की भी लकड़ी ना जले, कोयला ना जले, और उनको इलेक्ट्रिक हीटर दे करके हम अपने चौकीदार भाइयों को एक सहायता देंगे, एक सुविधा देंगे और दिल्ली के प्रदूषण को कम करने में हमारी ओर से मदद मिलेगी। लेकिन जो अभी आप लोग अवॉर्ड करेंगे जो इस पहल में आगे बढ़ेगी, बिल्कुल हम पूरी दिल्ली में, क्योंकि जब तक दिल्ली के लोग स्वयं इस मुहिम में नहीं जुड़ेंगे तब तक चीजों को उतनी बेहतरी से नहीं किया जा सकेगा। तो जरूरी है दिल्ली की जनता, दिल्ली की RWA, दिल्ली के लोग और दिल्ली के प्रदूषण से परेशान हर व्यक्ति को इसमें सहयोग देना होगा। सरकार पॉजिटिव नोट पे अपने हर काम कर रही है और आगे करती रहेगी, इसलिए पूरी दिल्ली में हम अपनी सभी RWAs को इस मुहिम से जोड़ेंगे और जो अच्छा काम करेंगे उन्हें। तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर के हालिया बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। इस पर बीजेपी नेता यासिर जिलानी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए TMC और उसके नेतृत्व पर तीखे आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बाबर या बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाना सिर्फ अपीजमेंट यानी तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा है, जिसका कोई राजनीतिक लाभ TMC को नहीं मिलने वाला। यासिर जिलानी ने कहा, बाबर के प्रशंसक हमेशा बाबरी की बात करेंगे, उन्हें ये नहीं पता कि बाबर और बाबरी दोनों अब इतिहास है और ऐसा इतिहास दोहराया नहीं जा सकता। अब इन बातों का कोई अस्तित्व नहीं है। उन्होंने दावा किया कि TMC के भीतर भारी उथल-पुथल चल रही है और पार्टी को इस बार बंगाल की सत्ता हाथ से फिसलती दिख रही है। TMC के अंदर भगदड़ मची हुई है। उन्हें पता है कि इस बार ममता बनर्जी की सरकार गिर रही है। उनके नेता, उनके विधायक और उनके शीर्ष प्रवक्ता ऑल आर चैंपियंस ऑफ पोलराइजेशन पॉलिटिक्स। ये लोग सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करना जानते हैं। जिलानी ने सवाल उठाया कि क्या भारत में कोई फिर से बाबरी मस्जिद जैसा मामला खड़ा कर सकता है। उन्होंने कहा कि क्या भारत में कोई फिर से बाबरी उठाकर नया विवाद खड़ा कर सकता है। ऐसा होना असंभव है। ये सिर्फ एक तुष्टीकरण की राजनीति है जिसका उन्हें कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि TMC इस तरह के बयानों के जरिए अपनी गिरती राजनीतिक जमीन को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता अब ऐसी राजनीति को समझ चुकी है और उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार बंगाल चुनाव नजदीक आते ही दोनों दलों में बयानबाजी तेज हो गई है। हुमायूं कबीर के बयान से शुरू हुआ विवाद अब केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर राजनीतिक टकराव का विषय बन गया है। रखेंगे मुर्शिदाबाद की वो बात कह रहे हैं, क्या कहना? देखो, बाबर के चाहने वाले बाबरी की ही बात करेंगे। उन्हें ये पता नहीं है कि बाबर भी इतिहास है और बाबरी भी इतिहास है, और इतिहास खंडित इतिहास।
ऐसे इतिहास को दोहराया नहीं जाता है। ये जब लोग वहां से उनका साथ छोड़ रहे हैं, टीएमसी में भगदड़ है, उन्हें मालूम है कि बंगाल में इस बार ममता जी की सरकार जा रही है, तो उनके नेता, विधायक और बड़े उनके स्पोक्स पर्सन ध्रुवीकरण की राजनीति करने के चैंपियन लोग हैं, अपीजमेंट पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो सकता है क्या भारत में कि आप नई बाबरी को सामने लाएं? ये सिर्फ और सिर्फ अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, जिसका उनको किसी तरह का कोई फायदा नहीं मिलेगा। हाल ही में उन्होंने एसआईआर का भी काफी विरोध किया। वो लोग विरोध करने के लिए हैं, वो सिर्फ विरोध कर सकते हैं और विरोध से उनका वोट बढ़ेगा नहीं घटेगा। तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर के बयान को लेकर सियासत और तेज हो गई है। इस मुद्दे पर अब विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने तीखी और कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कबीर पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनका बयान न केवल उकसाने वाला है, बल्कि देश और उसकी सांस्कृतिक पहचान के खिलाफ भी है। विनोद बंसल ने कहा, ये वही मुर्शिदाबाद के विधायक हैं जो दंगाइयों और दंगों का समर्थन करते हैं। कुछ महीनों पहले इनकी शह पर हिंदुओं के खिलाफ भयावह हिंसा और नरसंहार हुआ था। अब ऐसा लगता है कि ये लोग हिंदुओं पर अत्याचार की एक नई पटकथा लिखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत की पवित्र धरती पर बाबरी नाम का कोई ढांचा बनने नहीं दिया जाएगा। हम माँ भारती की पावन भूमि पर बाबरी नाम का कोई ढांचा बनने नहीं देंगे। ऐसा नीच प्रयास करके वो भारत और भारतीयता का अपमान कर रहे हैं। उन्हें इस तरह के बयानों से पीछे हटना चाहिए। बंसल ने चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि किसी भी तरह की हिंसा या उकसावे को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंसा की राजनीति अब किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जाएगी। देश इस तरह की धमकियों और विभाजनकारी बयानों को लेकर जागरूक है और ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए तैयार है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बंगाल चुनाव करीब आते ही दोनों दलों टीएमसी और बीजेपी के बीच बयानबाजी लगातार आक्रामक होती जा रही है। हुमायूं कबीर के बयान से शुरू हुआ विवाद अब राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक और राजनीतिक बहस का विषय बन चुका है और वीएचपी की इस प्रतिक्रिया ने इसे और भी तीखा कर दिया है। देखिए, बात यह कि हुमायूं का तो बाप ही बाबर था, उसकी बात तो समझ में आती है, लेकिन इसका बाप बाबर है कि नहीं है, ये मुझे डाउट है। ये जरूर लगता है कि उस बाबर की आत्मा इस हुमायूं के अंदर घुस गई है। बाबर चला गया, बाबरी चली गई, धूल दूसरित हो गई, वहां भव्य दिव्य राम मंदिर बन गया। अब अभी भी बाबरी को याद करोगे तुम? ये वही विधायक है ना मुर्शिदाबाद के, जो दंगाई और दंगाइयों का साथ देते हैं। किस तरह की बीभत्स हिंसा, हिंदुओं का नरसंहार अभी कुछ महीने पहले किया था ना उन्होंने और इनके गुर्गों ने। ये लगता है कि कुछ और नई पटकथा लिख रहे हैं हिंदुओं पर अत्याचार की। लेकिन एक बात इनको याद दिला दूं, आज का नहीं है, 90 के दशक का हिंदू समाज का संकल्प है। जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के दौरान पूज्य संतों ने नारा दिया था, मंदिर वहीं, मस्जिद नहीं और बाबरी कहीं नहीं। वो 90 के दशक का संकल्प हिंदू समाज का आज भी वही है। माँ भारती के पुण्य धरा पर किसी भी प्रकार का बाबरी नाम का कोई स्ट्रक्चर हम नहीं बनने देंगे। और इस प्रकार का कुत्सित प्रयास करके वो इस भारत और भारतीयता का निरादर कर रहे हैं, अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे इनको बाज आना चाहिए और किसी भी प्रकार की हिंसा अब बर्दाश्त नहीं होगी। अब जिस प्रकार से एसआईआर के चक्कर में सारे इनके जो जिहादी मित्र हैं वो सारे बैक टू पेविलियन हो रहे हैं। अब इनको अपनी राजनीतिक वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए शायद ममता बनर्जी भी उसी 6 दिसंबर को 33 वर्ष बाद उनके आंसू निकल के बाहर आ रहे हैं। कैसा नाटक है? अरे 33 साल तक आग पास हुए हुए थे, वो जिहादी जिन्न को क्यों निकालना चाहते हो? क्यों बंगाल की पावन धरा को कलंकित करना चाहते हो? आपको स्मरण करना है तो कोठारी बंधुओं के स्मरण करिए ना। वो कलकत्ता से आते हैं ना, जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए एक अतुलनीय बलिदान दिया। उन कोठारी बंधुओं के बारे में एक शब्द नहीं मिलेगा इनको। और जो विदेशी आक्रांता है, जो आक्रमणकारी अत्याचारी है, आक्रांता है, और जो जिसने भारत के ऊपर हमले किए, भारत के असंख्य मंदिरों को तोड़ा, उसके साथ इतनी हमदर्दी, ये बंगाल की जनता अच्छी तरह समझ रही है। ये अपने राजनीतिक धरातल जो रसातल में जा चुका, उसको कुरेदने की कोशिश कर रहे हैं। जिहादी वोट बैंक को खुश करने की ये चाल इनकी सफल नहीं होगी। पहले महान बताया जाता था, उसमें से महान। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।